अपडेट। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतने की रणनीति बना चुके हैं। इस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में वह नियमित अंतराल पर बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। अमित शाह अब 2-3 मार्च को फिर से बंगाल दौरे पर जा रहे हैं। शाह लगातार 2 दिन कोलकाता में चुनावी रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडिया टॉय फेयर का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी कॉन्फ्रेंस के जरिए सुबह 11 बजे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम का आयोजन टॉय इंडस्ट्री से जुड़े संस्थानों की ओर से किया जा रहा है। चुनावी आचार संहिता के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केरल और तमिलनाडु का आगामी कार्यक्रम रद्द हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केरल का कार्यक्रम और 28 फरवरी का तमिलनाडु का दौरा चुनाव आचार संहिता लागू होने के चलते रद्द हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से 3 दिवसीय दौरे पर तमिलनाडु जाएंगे। राहुल 1 मार्च तक तमिलनाडु दौरे पर रहेंगे। बता दें कि तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी है, लिहाजा राजनीतिक पार्टियां अब चुनावी राज्यों में एक्टिव मोड में हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। यहां प्रियंका रविदास मंदिर में पूजा करेंगे। बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इससे पहले किसान महापंचायत में शामिल हुई थी। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। सभी के नतीजे 2 मई को आएंगे। पश्चिम बंगाल में 8 चरण में चुनाव होंगे। 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6, 17, 22, 26 और 29 अप्रैल को मतदान होंगे। चुनावी तिथियों की घोषणा के साथ ही सभी चुनावी राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है। असम में 3 चरण में चुनाव कराने का ऐलान चुनाव आयोग ने किया। असम में 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को वोटिंग होगी। वहीं तमिलनाडु और केरल में 1-1 चरण में 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। सभी राज्यों में काउंटिंग 2 मई को होगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि ममता बनर्जी का कार्यकाल हिंसा का कार्यकाल रहा, इसलिए बंगाल के लोगों ने तय किया है कि इस बार टीएमसी को हराएंगे। बंगाल के लोग हमारे नेताओं के कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में आ रहे हैं और हमारा समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इस बार बंगाल में कमल खिलेगा। किसान आंदोलन के समर्थन में महापंचायतें होना लगातार जारी है। आज उत्तर प्रदेश के बाड़ौद के बामनौली गांव में राजा लक्ष्मण पाल तोमर की जयंती समारोह और महापंचायत आयोजित होने जा रहा है। इसमें किसान नेता राकेश टिकैत और आरएलडी अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह भी शामिल होंगे। दिल्ली के प्रताप नगर में एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियां मौके पर पहुंची। बहरहाल आग पर काबू करने का प्रयास जारी है। अभी किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। बिहार के गया में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की साजिश नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने गया के सागरपुर गांव में विस्फोटक बरामद किया, जिस सुरक्षा बल ने नियंत्रित विस्फोट में बारूदी सुरंग को निष्क्रिय कर दिया। केंद्र सरकार ने इस वित्तीय वर्ष 2020-21 के दिसंबर में खत्म होने वाली तीसरी तिमाही के लिए जीडीपी के आंकड़े जारी किए। भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में पहले से बेहतर रही। तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 0.4% रही। आंकड़ों से साफ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से निकल आई है। हवाई यात्रा करने वाले नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने बड़ी राहत दी है। डीजीसीए ने सर्कुलर जारी कर कहा कि घरेलू उड़ान संचालकों को अब ऐसे यात्रियों को टिकट की कीमत में रियायत देने की अनुमति है जो केवल केबिन बैगेज के साथ यात्रा करते हैं। यानी जो यात्री सिर्फ केबिन बैग लेकर यात्रा करेंगे उन्हें किराए में छूट मिलेगी। सीएम भूपेश बघेल आज धमतरी जिले के सिहावा स्थित कर्णेश्वर मेला महोत्सव में शामिल होंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। बता दें कि कर्णेश्वर में माघी पुन्नी मेले के अवसर पर हर साल भव्य मेला लगता है, जहां दूर दूर से लोग मेले में शामिल होने आते हैं। सीएम भूपेश बघेल आज रायपुर में इंडोर स्टेडियम में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में शामिल होकर सीएम भूपेश नवयुगलों का आशीर्वाद देंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम में कई मंत्री और विधायक भी शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल आज डोंगरगढ़ के ब्लॉक के लाल बहादुर नगर में आयोजित लोक मड़ई कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आज और कल होने वाली लोक मड़ई में रोजाना शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी। रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर ने आज मेयर इन काउंसिल की बैठक बुलाई है। राजधानी में चल रहे शिविर के चलते एमआईसी की बैठक पहली बार शाम 6 बजे बुलाई गई है। महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि एमआईसी की बैठक में मुख्य रूप से निगम के आने वाले बजट की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा काफी समय से लंबित पेंशन, मेडिकल, पेयजल व्यवस्था पर चर्चा की जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रश्नकाल में सोडू जलाशय के नहर निर्माण के लिए जमीन की क्षतिपूर्ति का मामला उठा। इस पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो जमीन गांव वालों को नहीं बल्कि वन विभाग का है, जिसका भुगतान वन विभाग को किया जा चुका है। 47वें खजुराहो नृत्य समारोह के आखिरी दिन की शाम जवाहरलाल नेहरू नृत्य अकादमी द्वारा सामूहिक रासलीला प्रस्तुत किया गया, जो होली के त्यौहार पर आधारित था। वहीं पूर्णिमा अशोक द्वारा भारतनाट्यम की प्रस्तुति दी गई। इस समारोह का समापन कलेक्टर की उपस्थिति में हुआ।
गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतने की रणनीति बना चुके हैं। इस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में वह नियमित अंतराल पर बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। अमित शाह अब 2-3 मार्च को फिर से बंगाल दौरे पर जा रहे हैं। शाह लगातार 2 दिन कोलकाता में चुनावी रोड शो करेंगे। चुनावी आचार संहिता के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केरल और तमिलनाडु का आगामी कार्यक्रम रद्द हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केरल का कार्यक्रम और 28 फरवरी को तमिलनाडु का दौरा चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण रद्द हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हफ्ते में एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन के दौरान सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से नवाजे जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेरावीक सम्मेलन 2021 में अपना मुख्य भाषण भी देंगे। इस सम्मेलन का आयोजन 1 से 5 मार्च तक किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से 3 दिवसीय दौरे पर तमिलनाडु जाएंगे। राहुल 1 मार्च तक तमिलनाडु दौरे पर रहेंगे। बता दें कि तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी है, लिहाजा राजनीतिक पार्टियां अब चुनावी राज्यों में एक्टिव मोड में हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगी। यहां प्रियंका रविदास मंदिर में पूजा करेंगी। बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इससे पहले किसान महापंचायत में शामिल हुई थी। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। सभी के नतीजे 2 मई को आएंगे। पश्चिम बंगाल में 8 चरण में चुनाव होंगे। 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6, 10, 17, 22, 26 और 29 अप्रैल को मतदान होंगे। चुनावी तिथियों की घोषणा के साथ ही सभी राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है। असम में 3 चरण में चुनाव कराने का ऐलान चुनाव आयोग ने किया। असम में 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को वोटिंग होगी। वहीं तमिलनाडु और केरल में एक चरण में 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। सभी राज्यों की काउंटिंग 2 मई को होगी। किसान आंदोलन के समर्थन में महापंचायतें होना लगातार जारी है। आज उत्तर प्रदेश के बड़ौद के बामनौली गांव में राजा लक्ष्मण पाल तोमर की जयंती समारोह और महापंचायत आयोजित होने जा रही है। इसमें किसान नेता राकेश टिकैत और आरएलडी अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह शामिल होंगे। दिल्ली के प्रताप नगर के एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियां मौके पर पहुंची। बहरहाल आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बिहार के गया में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की साजिश नाकाम कर दी। सुरक्षा बलों ने गया के सागरपुर गांव में विस्फोटक बरामद किया, जिससे सुरक्षा बल ने नियंत्रित विस्फोट में बारूदी सुरंग को निष्क्रिय कर दिया। केंद्र सरकार ने इस वित्तीय वर्ष 2020-21 की दिसंबर में खत्म होने वाली तीसरी तिमाही के लिए जीडीपी के आंकड़े लगातार जारी किए। ये भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में पहले से बेहतर रही। तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 0.4% रही। आंकड़ों से साफ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से निकल आई है। हवाई यात्रा करने वाले नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने बड़ी राहत दी है। डीजीसीए ने सर्कुलर जारी कर कहा कि घरेलू उड़ान संचालकों को अब ऐसे यात्रियों को टिकट की कीमत में रियायत देने की अनुमति है जो केवल केबिन बैगेज लेकर यात्रा करते हैं। यानी जो यात्री सिर्फ केबिन बैग लेकर यात्रा करेंगे उन्हें किराए में छूट मिलेगी। सीएम भूपेश बघेल आज धमतरी जिले के सिहावा स्थित कर्णेश्वर मेला महोत्सव में शामिल होंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। बता दें कि कर्णेश्वर में माघी पुन्नी के अवसर पर हर साल भव्य मेला लगता है, जहां दूर दूर से लोग मेला में शामिल होने आते हैं। सीएम भूपेश बघेल आज रायपुर में इंडोर स्टेडियम में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में शामिल होकर सीएम भूपेश नवयुगलों को आशीर्वाद देंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम में कई मंत्री और विधायक भी शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल आज डोंगरगढ़ के ब्लॉक के लाल बहादुर नगर में आयोजित लोक मड़ई कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आज और कल होने वाले लोक मड़ई में रोजाना शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी होगी। पश्चिम बंगाल समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश के नेताओं के दौरे कार्यक्रम तय किए गए। आज शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पश्चिम बंगाल के लिए रवाना होंगे। रविवार को ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ कोलकाता के आसपास के 2 जिलों में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 3 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर आएंगे। सिंधिया ग्वालियर के साथ शिवपुरी, गुना, मुरैना जिले का भी दौरा करेंगे। वे सुबह करीब 11:30 बजे ग्वालियर पहुंचेंगे। सिंधिया सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर ने आज मेयर इन काउंसिल की बैठक बुलाई है। राजधानी में चल रहे शिविर के चलते एमआईसी की पहली बार बैठक
शाम को हो रही है। महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि MIC की बैठक में मुख्य रूप से निगम के आने वाले बजट की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा काफी समय से लंबित पेंशन, मेडिकल, पेयजल व्यवस्था पर चर्चा की जाएगी। देवास जिले की पुलिस विभाग विशेष चेकिंग अभियान चला रही है, जिसमें अकारण घूम रहे नाबालिग युवाओं को अपराध से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। वह पुलिस नाबालिगों के परिवार को समझाइश दे रही है कि बच्चों को देर रात और अकारण घर से बाहर न जाने दें। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रश्नकाल में सोडू जलाशय के नहर निर्माण के लिए जमीन की क्षतिपूर्ति का मामला उठा। इस पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो जमीन गांव वालों का नहीं बल्कि वन विभाग का है, जिसका भुगतान वन विभाग को किया जा चुका है। विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल ने कोरोना टीकाकरण को लेकर बड़ा ऐलान किया। सीएम ने कहा कि सिर्फ 3 करोड़ लोग ही भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे 135 करोड़ लोगों को निःशुल्क टीके लगवाने की व्यवस्था करनी चाहिए। सीएम ने यह भी कहा कि अगर सरकार ऐसा करने से इनकार करती है तो अपने राज्य में हम अपने खर्च पर टीकाकरण करवाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रश्नकाल में सोडू जलाशय के नहर निर्माण के लिए जमीन की क्षतिपूर्ति का मामला उठा। इस पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि क्षतिपूर्ति का भुगतान वन विभाग को किया जा चुका है। साथ ही कहा कि गांव वाले जमीन में क्षतिपूर्ति की मांग कर रहे हैं, वो जमीन गांव वालों की नहीं है। ग्वालियर में आज सांसद विवेक शेजवलकर की राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात हुई। इस मुलाकात की एक दिन पहले सांसद विवेक जयबान सिंह पवैया से मिलने उनके घर पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में करीब 45 मिनट तक आगामी नगर निगम चुनाव और हवाई अड्डे के साथ ही हवाई सेवाओं के विस्तार को लेकर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश में PWD ने शहरी विकास संबंधित निर्माण कार्यों को लेकर विकास कार्यों की सूची तैयार की है, जिसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव के मिश्रा ने कहा, सरकार पर करोड़ों का कर्ज है, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 2 साल का वक्त बाकी है। ऐसे में 5 सालों के विकास का खाका तैयार कर भाजपा जनता के साथ छलावा कर रही है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का एक दल इंदौर पहुंचा, जिन्होंने अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए की गई व्यवस्था के बारे में जानकारी ली और वैक्सीनेशन और कंट्रोल कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। नियमों का पालन न करते हुए खोले जा रहे पेट्रोल पंप के लिए दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई पर सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए समय मांगने पर हाईकोर्ट ने 1 हफ्ते बाद सुनवाई निर्धारित की है। बता दें कि हाईकोर्ट ने मामले में पहले ही केंद्र, राज्य और हिंदुस्तान पेट्रोलियम से जवाब मांगा था। राज्य शासन के द्वारा 9वीं से 12वीं तक स्कूल खोलने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने भिलाई निवासी नजरुल खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। पूरे मामले पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई की। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की युगल पीठ ने सरकार से पूछा कि बिलासपुर की अरपा नदी में गंदा पानी जाने से रोकने के लिए क्या उपाय किए गए। इस मामले में जवाब देने के लिए हाईकोर्ट ने सरकार को 1 महीने से ज्यादा का समय दिया है। मामले की सुनवाई अब 5 अप्रैल को होगी। बस्तर के चित्रकूट और कांगेर घाटी में हुए हादसे के चलते 2 लोगों की मौत हो गई थी। बढ़ते हादसों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने पर्यटकों को स्थानीय समितियों की सेवा लेने की सलाह दी है। वहीं कलेक्टर ने अधिकारियों और पर्यटन समिति को सुरक्षा के लिए अहम कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। रायगढ़ में गाड़ियों का भाड़ा नहीं बढ़ाने से नाराज ट्रांसपोर्टरों ने बेमियादी हड़ताल शुरू कर दिया। ट्रांसपोर्टरों ने उद्योग में गाड़ियों का परिवहन बंद कर दिया है। हड़ताल में 500 से ज्यादा ट्रांसपोर्टर शामिल हैं। हड़ताल की वजह से जिले में 2000 से ज्यादा ट्रेलर, डंपर और ट्रकों का परिवहन पूरी तरह से बंद रहेगा। बिलासपुर में खदान स्वीकृत कराने के बाद भी उत्खनन नहीं करने वाले 25 खदानों पर 11 लाख का जुर्माना लगाया गया। जिन खदानों पर कार्रवाई की गई उसमें अधिकांश घाट, मस्तूरी और जयराम नगर क्षेत्र के हैं। खनिज विभाग ने पेनाल्टी के बाद जुर्माने की वसूली भी शुरू कर दी है। IBC24 की खबर के बाद फिर इसका एक बड़ा असर हुआ है। दरअसल खबर दिखाए जाने के बाद रेत के अवैध उत्खनन को लेकर खनिज विभाग हरकत में आ गया। खनिज विभाग ने शुक्रवार को रेत माफिया पर कार्रवाई करते हुए 6 से ज्यादा हाईवा और ट्रैक्टर जब्त किए। इसके साथ ही कई अवैध रेत घाटों पर कार्रवाई की गई। बस्तर परिवहन संघ चुनाव में एकता पैनल की जीत दर्ज की। एकता पैनल के मलकीत सिंह कोना ने अध्यक्ष पद का चुनाव जीता। बस्तर परिवहन संघ का चुनाव एकता पैनल और विकास पैनल के बीच हुआ, जिसमें एकता पैनल ने एक तरफा जीत हासिल की। एकता पैनल के प्रत्याशी विकास पैनल पर भारी पड़े। कटनी के NKJ थाना क्षेत्र में एक युवती के अपहरण का मामला सामने आया था। इस मामले में अब अपहरण का लाइव वीडियो सामने आया है, जो जमकर वायरल हो रहा है। इसे लेकर NSI ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने NKJ थाने का घेराव कर दिया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।
मुरैना के रामपुर कला क्षेत्र में रेत माफियाओं की लापरवाही से एक बाइक सवार की मौत हो गई। रेत से भरे ट्रैक्टर ने बाइक सवार व्यक्ति को कुचल दिया, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। जिले में इस तरह की घटना से अब तक 4 से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पुलिस ने खानापूर्ति करते हुए अज्ञात ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। विदिशा में ओम प्रकाश सेन नाम के युवक ने कर्ज के चलते खुदकुशी कर ली, लेकिन परिजन सूदखोरों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। इसे लेकर उन्होंने मृतक के शव को रामलीला तिराहे पर रखकर हंगामा करते हुए चक्का जाम भी किया। आरोप है कि कुछ लोगों ने ओम को जहरीला पदार्थ खिलाकर उसकी हत्या की है। बैतूल से अमरावती की ओर जा रहे भूसे से भरे के ट्रक में अचानक आग लग गई, जिससे पूरा ट्रक धू कर जल गया। वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक ट्रक 90% से ज्यादा जल चुका था। ड्राइवर ने ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी कि यह घटना केरपानी के ताप्ती घाट पर हुई। उज्जैन के ऋषिनगर में 30 साल की युवती से रेप का मामला सामने आया। पीड़िता ने होमगार्ड के जवान के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने उसे नशीला पदार्थ देकर रेप की घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। भाटापारा में युवाओं को रोजगार के प्रति आकर्षित करने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने औद्योगिक अभिप्रेषण शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में इंडस्ट्री लगाने और स्वरोजगार को बढ़ाने के संबंध में जानकारी दी गई, ताकि युवा अच्छे नागरिक बने और आर्थिक रूप से मजबूत हो। देवास जिले में सिरोलिया मार्ग पर बारातियों से भरी बस पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में 40 से ज्यादा लोग घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है। 47वें खजुराहो नृत्य समारोह के आखिरी दिन की शाम जवाहरलाल नेहरू नृत्य अकादमी द्वारा सामूहिक रासलीला प्रस्तुत किया गया, जो होली के त्योहार पर आधारित था। वहीं पूर्णिमा अशोक द्वारा भारतनाट्यम की प्रस्तुति दी गई। समारोह का समापन कलेक्टर की उपस्थिति में हुआ। राज्य में माघी पुन्नी मेला आज से शुरू हो रहा, जहां त्रिवेणी संगम में माघी पुन्नी स्नान के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। भगवान राजीव लोचन और कुलेश्वर महादेव के दर्शन करने लोग राजिम पहुंच रहे हैं। बता दें कि सुबह 3 बजे से राजीव लोचन के दरबार में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। आज विश्व एनजीओ दिवस है। विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी को हर बार मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को एनजीओ के भीतर और अधिक सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए प्रेरित करना है और एनजीओ और सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों के बीच आर्थिक अधिक से अधिक सहयोग को प्रोत्साहित करना है। टीम इंडिया के ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट को अलविदा कह दिया। यूसुफ पठान ने ट्विटर पर अपने संन्यास का ऐलान किया। उन्होंने बेहद भावुक संदेश पोस्ट कर अपने फैंस और चाहने वालों को शुक्रिया अदा किया। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11 करोड़ 39 लाख को पार कर गया। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 25 लाख 29 हजार के पार पहुंच गया। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 8 करोड़ 95 लाख को पार कर गया। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 19 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। कोरोना को लेकर अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और मैक्सिको में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 10 लाख 79 हजार के पार पहुंच गई है। देश में एक दिन में 12,361 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 1,56,970 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस 1,56,000 पहुंच गए। देश में पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 16,000 को पार कर गया। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 332 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,61,000 के पार हो गया। प्रदेश में 4 मौत से अब तक कुल मौत का आंकड़ा 3,863 पहुंच गया। वहीं प्रदेश में अब तक 2,54,000 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी प्रदेश में 2,518 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में 96 नए मरीजों से कुल आंकड़ा 59,000 को क्रॉस कर गया है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना की 289 नए मरीजों से आंकड़ा 3,12,179 हो गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 2,827 हो गई। 7 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,828 पहुंच गया। राज्य में 192 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 3,05,524 हो गया। वहीं रायपुर में 59, दुर्ग में 65 और राजनांदगांव में 12 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 8,333 केस से कुल आंकड़ा 21,38,000 को पार कर गया। राज्य में 48 मौत के साथ कुल आंकड़ा 52,041 पहुंच गया। प्रदेश में 67,608 एक्टिव मरीजों का इलाज चल रहा है। स्टेशन में बिना मास्क वाले लोगों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। पुणे में 1445 नए केस से कुल संक्रमित 4,06,000 के पार हो गए हैं।
1 मार्च को शुरू हो रहे टीकाकरण के लिए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने 30 लाख बुजुर्गों और लगभग 5 लाख बीमार बुजुर्ग मरीजों को चिन्हित किया है। पंजीयन और टीकाकरण की जिम्मेदारी मितानिन और एएनएम को दी गई है। राज्य में 3000 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। वहीं निजी अस्पतालों को भी टीकाकरण की परमिशन दी गई है। केंद्र के कोविन ऐप के माध्यम से पंजीकरण किया जा सकेगा। जांजगीर चांपा के वार्ड क्रमांक 20 में एक ही परिवार के 11 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग फिर अलर्ट हो गया। चांपा के बीडीएम हॉस्पिटल प्रभारी डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव ने इसकी पुष्टि की। फिलहाल पॉजिटिव मरीजों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है।